Hello and welcome to the Open Talks with Ankit Gupta. As you know, this is October edition and in this very edition we are featuring some really incredible people. और इसी सीरीज़ में हमारे साथ स्टूडियो में सलीम इज़ प्रेजेंट विथ मी. ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ लाइफ कोच. से बात करते हैं. दिस इज़ अ ओपन टॉक्स, ओपन पॉडकास्ट. सो आई विल ट्राई कि इसका पूरा जो टोन है दैट वुड बी इनफॉर्मल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन टॉक्स पे. थैंक यू अंकित एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए सबसे पहले तो ओपन टॉक्स में. और उम्मीद है आपका शो बहुत ग्रेट लेवल पे जाएगा और बहुत आगे बढ़ेगा. थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेस. सबसे पहले आप ये बताइए हाउ आर यू फीलिंग हियर. अभी आपको जेन्युइनली कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि फील अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे, ऐसे मुद्दों पे जो बहुत ही बड़ी संख्या में इंडिया में लोगों की प्रॉब्लम्स हैं. तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपके माध्यम से, आपके शो के माध्यम से मैं लोगों से जुड़ रहा हूँ और अपनी बातें सामने रख रहा हूँ जिससे लोगों के बहुत काम आएंगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा. तो उसी पे हम बात करने वाले हैं. बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. ओके, सो सबसे पहले हम बातें स्टार्ट करेंगे. जैसे वी मेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन यमुना क्लीननेस ड्राइव लास्ट जो हुआ था. तो वहाँ पे ही मिलने के बाद ऐसे पता चला कि यू आर अ यूट्यूबर, आप लाइफ कोच हो. और आई एम समवन जो जिसका एक होता है ना पॉपुलर परसेप्शन, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं. तो आई एम समवन आई एम सेल्फ प्रोक्लेम्ड CEO ऑफ माई लाइफ. तो मैं भी लाइफ को लेकर के, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट से मैं सीखने की कोशिश करता हूँ. तो यू सेड किया मैं लाइफ कोच, तो मैं डीपली इम्प्रेस हुआ उस चीज़ से और लगा कि आई शुड बी इनवाइटिंग यू इन पॉडकास्ट एंड फाइनली वी आर रिकॉर्डिंग. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर जर्नी. ठीक है, आपका जो मोटिवेशनल स्पीकर का जर्नी है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू, उस पर थोड़ा बात करेंगे. फिर बीच बीच में हम लोग अलग अलग टॉपिक की बात करते हैं. डेफिनेटली मैं जो हूँ अभी सबसे पहले मैंने जब शुरुआत की तो मैंने ये सोचा कि यार बहुत कुछ हमने ज़िंदगी में किया हुआ है. हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं जिससे हमें अनुभव हुआ है. राइट. अलग अलग घटनाएं हमारे साथ घटी हैं जिससे हमें अनुभव हुआ है, हमने सीखा है, बहुत कुछ हमारे अंदर भरा पड़ा है. तो वो सब चीज़ें सोचने के बाद में ये महसूस हुआ कि यार हमें अब जो है ना लोगों को सिखाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे अनुभव से, हमने जो पढ़ा है, लिखा है, सीखा है, उससे हम लोगों को कुछ सिखा सकें और कुछ ऐसा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल सिखा सकें जिससे कि वो भी अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें और आगे बढ़ सकें. तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा. इसकी शुरुआत हो तो बहुत पहले ही चुकी थी क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में पढ़ते हुए भी मेरे अंदर बहुत कुछ था कि दूसरों को बताना है कुछ और किसी भी टॉपिक पे मैं उनको बताने लग जाता था. स्कूल टाइम से ये चीज़ रही है कि मैं लोगों के सामने बोलूँ, उनको कुछ सिखाऊं. तो वो अंदर था मेरे शुरू से ही. तो जब मैं स्कूल के बाद में फिर कॉलेज में भी गया तो कॉलेज में भी हमने पढ़ाई के दौरान ये सब एक्टिविटीज़ की जिससे कि वो चीज़ें और ज़्यादा डेवलप होती चलेगी. जैसे कि स्कूलिंग मैंने नोएडा से ही किया है, कॉलेज भी मैंने नोएडा से ही किया है. तो पढ़ते पढ़ते करते करते हमने ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप भी की. फिर उसके बाद में रिसेंटली हमने ये चीज़ें प्रोफेशनली करना शुरू कर दिया जिससे कि हम जैसे कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए और जैसे लघु उद्योग होते हैं, कंपनीज़ हो गई, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनके, तो वहाँ पे जाके उनको मोटिवेट करना, गाइड करना कि किस तरह से आप अपना बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हैं. जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरीके से मोटिवेट होकर काम कर सकते हैं क्योंकि काम करते करते डिमोटिवेशन आता है. कभी लगता है यार हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. बहुत लोग मिस गाइड हैं तो उनको यही नहीं पता हम कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. तो वो सब चीज़ें हमें लगता है कि हम अपनी तरफ से जो अनुभव है उसको शेयर करके सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं. तो वो पूरी कोशिश मैं लगा हुआ हूँ और मेरा ये लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में लोगों को अपने अनुभव शेयर करके उन्हें गाइड करना चाहता हूं जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बातों को समझेंगे, फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनको रिज़ल्ट मिलेगा और वो ट्रैक पे आएंगे और वो भटकाव की जो स्थिति में होते हैं, एक उलझन भरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उससे भी दूर होंगे और अपना लक्ष्य भी बना पाएंगे और आगे कामयाब हो पाएंगे. तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी ये जर्नी शुरू की और आज मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ. और अभी मैं बताऊँ तो मैंने रिसेंटली फिर अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया इसको लेके एज ए सलीम बैरिन लाइफ कोच. तो कोई भी उस पर अभी आके जुड़ सकते हैं. अभी शुरुआत ही की है तो उस पर मैंने वीडियोस डालना भी शुरू किया है. तो पहले मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ ऑफलाइन,
और अब मैं ऑनलाइन भी आ गया हूँ, तो ऑनलाइन भी अपने वीडियोस मैंने बनाने शुरू कर दिए। तो सभी लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके अपडेट रह सकते हैं। जब भी कोई वीडियो आएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। टू गेट मोटिवेटेड इन योर लाइफ। तो वीडियोस उस पर आते रहेंगे। अभी कुछ वीडियोस पड़े हैं, धीरे धीरे वो आते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। जैसे हमारा पॉडकास्ट से पहले हमारा एक इनफॉर्मल आइस ब्रेकिंग सेशन चल रहा था, ठीक है। सो उसमें आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया कि मोटिवेशन वर्सेस लाइफ गाइडेंस, ठीक है। तो जैसे अभी के समय में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखा जाए तो देयर आर एन नंबर ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर, है ना। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोटिवेशन दो टाइप का होता है, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, है ना। तो मोटिवेशनल स्पीकर का रोल जो होता है, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ ए मोटिवेशनल स्पीकर? उसका किसी एक पर्सन के लाइफ में अगर देखो, मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं सबका अपना अपना रोल है और अपने अपने तरीके से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं सभी अच्छा कर रहे हैं और अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम भी आए हैं और हमने भी शुरुआत की है, तो हम भी कोशिश करेंगे हम भी अच्छा ही करें हर तरह से, जितना भी अच्छे से हो पाए। Don't you think the market of this motivation industry is like saturation point इसका आ गया है? सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है, बस अपडेशन पॉइंट आया है। मुझे ऐसा लगता है Okay. कि हर चीज़ एक अपडेट मांगती है। ओके, तो पुराने तरीके से ही ये मोटिवेट करते रहना और वही तरीके अपनाते रहना आगे तक, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता है। क्योंकि आप देखेंगे जो दौर आता है उसका एक जो दौर है वो एक दौर के अकॉर्डिंग ही चलता है, फिर वो बदल जाता है, फिर उसमें कुछ नया आता है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, उसमें कुछ नई अपडेशन होती है बस। तो आप इसको कैसे देखते हो? हाउ डू यू सी दिस चेंज? मैं ऐसे देखता हूँ कि मोटिवेट करने के लिए हमें जितना भी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस एक हवाई तौर पे बस एक कुछ लाइन बोल दी, मोटिवेट कर दिया और बस सामने वाला भी कर सकता है, मोटिवेट हो गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। इसको ही समझते हैं मोटिवेशन, यू कैन डू इट नेवर। तो ये मोटिवेशन ज़रूरी है जब इंसान की स्थिति बहुत ख़राब होती है, जब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होता है, टेंशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो इस तरह की मोटिवेशन चाहिए। लेकिन उसको ओवरऑल सक्सेस होने के लिए लाइफ में एक अलग तरह की मोटिवेशन चाहिए जो कि प्रैक्टिकल लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। तो वो आता है फिर मोटिवेशन के साथ में लाइफ कोच। तो मैं समझता हूँ कि एक लाइफ कोच होना भी ज़रूरी है साथ में, जिससे कि आप सामने वाले की ओवरऑल लाइफ को कोच कर सको। जैसे कि मोटिवेट कर दिया, ठीक है, आप कर सकते हो, बोल दिया, लेकिन एक लाइफ कोच क्या करेगा? आपको हेल्थ के बारे में भी बताएगा, आपको आपके करियर के बारे में भी बताएगा, आप पैसा कैसे कमा सकते हो, कैसे कमाना है आपको वो भी बताएगा, आपके लक्ष्य आपको फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करेगा, उसको बनवाने में आपकी हेल्प करेगा, आपको इस तरह की बातें बताएगा जिससे कि आप वो चीज़ें आसानी से कर पाएँ, ठीक है। तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा, आप भटकाव वाली स्थिति से बाहर निकल के एक ट्रैक पे आएंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो वो कैसे बढ़ेंगे, किस तरह से बढ़ सकते हैं, और उस पर हम बातें करेंगे अभी। तो ये ओवरऑल आइडिया है जो होना चाहिए एक मोटिवेशनल स्पीकर का। मुझे ऐसा लगता है, तो वही चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ। और डेफिनेटली अगर लोग सुनेंगे, बातों को मानेंगे, फॉलो करेंगे, तो उनको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करता हूँ। राइट, एक्शन स्टेप के फॉर्म में ये करो, दिस एंड दिस। जैसे हवाई बातें नहीं करें, आइडियोलॉजिकल बातें नहीं वो भी नहीं करता हूँ मैं। जैसे कि एक परिभाषा दे दी हमने किसी भी बात को लेकर, परिभाषा बना देते हैं, डेफिनेशन, तो वो लोग डेफिनेशन ही समझते रह जाते हैं। अपने जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस हैं उनको आप शेयर करिए, उनसे उनके ऊपर बात करिए और उसी में से लोगों को बताइए, सिखाइए जो भी पॉइंट्स हैं। तो उससे लोग क्या है ना, रिलेट करते हैं। जब रिलेट करेंगे तो उसको फिर अडॉप्ट भी कर लेंगे, फिर इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपके माइंड में चीज़ें बैठेंगी नहीं तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। राइट, इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाए और वो ऐसे हो जाए कि आप उसे रिलेट करते हुए सेट कर लें कि हाँ भाई ऐसा ही होता है और ऐसा करना है। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में लोगों को रिलेट कराते हुए चीज़ों को मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की, सिखाने की। ओके, सो ओके फाइन जी, यू वांट टू से समथिंग? No. Okay. Let me ask you something. Suppose, let me give you a perspective. एक सिनेरियो देता हूँ. There is a person who is like feeling like a failure. उसको लग रहा है कि जीवन खत्म हो गया है, पढ़ाई में भी ठीक ठाक नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया होगा, घर का फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है. तो हाउ वुड यू लाइक मोटिवेट दैट पर्सन? आप कैसे उसको मोटिवेट करोगे? हाँ, अगर उसको जैसे इस पर डिपेंड करता है कि उस पर्सन की अभी करंट में स्थिति क्या है, ठीक है. तो अब प्रैक्टिकल मैंने इसलिए बोला कि पहले मैं उसके बारे में जानूंगा
कि वाकई में उसके करंट के जो सिनेरियो है वो क्या है, मैंने बताया वो किस सिचुएशन में है। एकेडमिकली ही इज़ नॉट गोइंग गुड, पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं कर रहा है, फेल हो रहा है, मार्क्स कमा रहे हैं, लड़की छोड़ के भाग गई, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, घर पे भी प्रॉब्लम है, फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको लग रहा है कि लाइक ही इज़ कम्प्लीटेड ट्रैप्ड, ही और सी इज़ कम्प्लीटेड ट्रैप्ड। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे उसको मोटिवेट करोगे? हाँ, सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी सिचुएशन है, हर इंसान को होता है ना कि एक उम्मीद वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। Hopes alive. सबसे पहले तो जो उम्मीद है उस पे आप टिके रहिए कि भाई जो भी हो रहा है वो आगे बदलेगा और इससे अच्छा ज़रूर होगा। दिस टाइम विल आल्सो पास, गुड टाइम आएगा, ज़रूर आएगा। ये उम्मीद होनी ही चाहिए। अगर उम्मीद ना होती ना तो ये दुनिया इतना आगे ना बढ़ती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन को चाहिए कि वो उम्मीद बनाए रखे और कोशिश करता रहे अपनी स्थिति को बेटर करने के लिए। अब कैसे करेगा वो बेटर, उसको नहीं पता, नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे उसको लाइफ कोच की ज़रूरत पड़ती है। अब लाइफ कोच कोई भी हो सकता है, उसका पेरेंट हो सकता है, उसका कोई कज़न हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, या उसके आसपास जो भी उसको लगते हैं कि उसको गाइड कर सकते हैं। सलीम बरीन हो सकते हैं लाइफ कोच। डेफिनेटली जितने ऊपर वाले की दुआ से जितने भी लोग संपर्क में आ रहे हैं, आते हैं, बातें करते हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है और वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं, चेंजेस ज़रूर लेकर आते हैं और डेफिनेटली कोई ना कोई फ़ायदा मिलता ही मिलता है। और जब वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करते हैं और उस पर बात करते हैं, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे तरीके से उनको मैं सेटिस्फाई करके एक कंप्लीट सोल्यूशन दिया, कंप्लीट सोल्यूशन मिले उनको और उस पर वो आगे काम करते रहें। ऐसा ना हो सोल्यूशन मिला और भूल गए, तो मैं उनको थोड़ा उस तरह से गाइड करता हूँ कि उस पर वो काम भी करते रहें। तो ये चीज़ है। और वो जो आपने बताया कि इस तरह की सिचुएशन में बंदा है कोई फंसा हुआ है, तो वो इसी तरीके से आगे बढ़ सकता है। दूसरा, उसको साथ में अपने लक्ष्य पे काम करना होगा। जो उसका लक्ष्य है उसको भूलना नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि लाइफ में अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप देखना आपके सामने सारी परिस्थितियां हावी हो जाएंगी, आप उन पे ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, उनको आप टैकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे और आप भटकाव की स्थिति में आ जाएंगे। फिर होगा क्या, दूसरे लोग, ठीक है, आसपास के भी हो सकते हैं या ऑनलाइन आप वीडियोस देखते हैं वो भी हो सकते हैं, वो आपको अपनी बातें सुना के या उनकी बातें आप सुन के कंफ्यूज होते रहेंगे। आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको करना क्या है, अपने लक्ष्य को पहले बनाना है, फिर उसको लिखना है और फिर उसको याद रखना है। आप अपना लक्ष्य भूल जाओगे तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपको सोचना है कि हमारी जो जिंदगी है, ठीक है, उस जिंदगी में हर तरह के उतार चढ़ाव आएंगे ही। That is a part of ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी उतार चढ़ाव जिंदगी में ना आए। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो सबसे बड़ा पागल है, मूर्ख है, अभी वो रिसेंटली कभी सफल नहीं होगा। सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, अभी रिसेंटली रतन टाटा जी का डेथ हुआ, ठीक है। तो उनका जो सबसे फेमस लाइन चल रहा है कि लाइफ इज लाइफ, ज़्यादातर लोग देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन जैसा है, लेकिन लाइफ जिगजैग है, उतार चढ़ाव आता है। तो जब तक वो चल नहीं रहा है तो समझो, हाँ, अगर आपकी जो लाइन है, जब ECG करते हैं तो आप उसमें देखना कि लाइन अगर सीधी आ गई तो ये समझ लीजिए फिर आपके दिल की धड़कन रुक गई है, तो हमें लगता जिंदा नहीं है, यू आर नॉट अलाइव। वहीं अगर इसमें है उतार चढ़ाव तो आप जिंदा हैं, राइट, और आप एक अच्छी स्थिति में, आपकी हेल्थ अच्छी है ये माना जाता है, तो वहीं आपकी जिंदगी भी है। अगर उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो ये अच्छा है। आपको उनको ये समझना है कि आएंगे ही और आपको इनको जो है ना फेस करना ही करना है, राइट। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको फेस करने लायक बनिए। लायक कैसे बनते हैं, बस सोच लीजिए कि मुझे फेस करना है और अपने लक्ष्य पे डटे रहना। लक्ष्य बार बार ना बदलिए, अपने स्किल और टैलेंट के अकॉर्डिंग लक्ष्य बनाइए और उस पर आप डटे रहिए, बदलिए मत बार। लेट्स टॉक अबाउट गोल सेटिंग। आप गोल, लक्ष्य को निर्धारित करने की बात कर रहे हो, गोल सेटिंग कैसे करना होता है एक पर्सन को, बेसिक लेवल पर बात? गोल सेटिंग देखो एज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एक टाइम आता है कि आपको अपना गोल सेट करना है कि भाई मैं 10वीं में हूँ अभी, ठीक है, मुझे 12वीं में जाना है, तो वहाँ पे मुझे अभी क्या लेना है, कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ या क्या लूँ, क्या पढ़ूँ। तो वहाँ पे जो है ना कन्फ्यूजन हो जाती है। तो गोल नहीं होते हैं इसलिए वहाँ कन्फ्यूजन होती है। हाँ, तो अगर पहले से गोल होगा, पता होगा, कुछ लोगों को होता है पता कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो उसका देखो जैसे ही ये गोल उसे डिफाइन हुआ उसके माइंड में कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो उसे पता चल गया मुझे साइंस लेना है। पर्सन को एक डायरेक्शन दिख जाता है, मुझे इस डायरेक्शन, एक डायरेक्शन मिल जाता है, तो वहाँ कंफ्यूजन खत्म हो गया कि मैं आर्ट लूँ, कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ। आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको साइंस ही लेना है। एक गोल की वजह से आपका पहले से ही प्री डिफाइन हो गया कि आपको साइंस में ही जाना है। फिर उसमें आप PhD करेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड और भी चीज़ें होंगी वो करेंगे, तो आप एक साइंटिस्ट बन जाएंगे। वहीं आपको मान लीजिए
एक सीए बनना है, आपका 10वीं में ही ये गोल हो गया कि मुझे सीए बनना है, तो सोचो कितना ईजी हो गया कि आपको कॉमर्स लेना है, 12th में कॉमर्स लेना है। अब आपका कन्फ्यूजन खत्म हो गया। तो आपका पहले से ही गोल अगर है कि मुझे सीए बनना है, तो आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब ये गोल कैसे बनाना है आपको? अपना इंटरेस्ट और अपना टैलेंट को देखते हुए। इंटरेस्ट एंड टैलेंट। इंटरेस्ट और टैलेंट, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको टैलेंट देखना है, ठीक है, फिर उस टैलेंट में आपको देखना है इंटरेस्ट आपका है या नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपना उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। राइट। लेकिन आपका अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो टैलेंट को डेवलप करने में टाइम लग जाता है, हो तो जाता है लेकिन टाइम लग जाता है। इट टेक्स टाइम। तो आप नया टैलेंट अपने अंदर डेवलप करेंगे, उससे अच्छा जो है उस पर आप अगर काम करेंगे तो जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका बिल्कुल ही मन नहीं है, भाई मेरे अंदर टैलेंट तो है लेकिन मैं इसको भाई करना ही नहीं चाहता, कुछ मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बेसिकली, ठीक है, छोड़ो इसको बाद में कर देंगे, बिल्कुल मन नहीं है आपका, तो फिर आप अपना दूसरा लक्ष्य बना सकते हैं। लेकिन उसमें फिर देखना होगा कि आप कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको अपने अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि मैं किस स्थिति में हूँ, किस लेवल पे हूँ और उस लेवल पे मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो अचानक से कॉमर्स में आ जाओगे आप, ये तो पागलपंती हो गई ना आपकी। तो वहीं आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप कॉमर्स में जाइए, साइंस के हो तो साइंस में जाइए। उसके बाद में फिर आप कॉलेज में आते हैं, फिर आप अपने करियर के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो आपके गोल के अकॉर्डिंगली आपके डिसीजन होते चले जाएंगे। गोल सेटिंग पे 2 मिनट और बात मैं करना चाहूँगा। जैसे ये तो हम लोग बात कर लिए कि दिस इज़ लाइक कि आप 10th के बाद क्या ले रहे हो, 11th 12th में क्या ले रहे हो। इन जनरल हमें एक लाइफ का गोल अपना ड्रॉ करना होता है कि लाइफ में एग्जैक्टली एक विज़न ऑफ लाइफ है ना। तो जैसे गोल सेटिंग हो गया, विजन ऑफ लाइफ है, विजन बड़ा हो गया, विजन बहुत बड़ा वाला पार्ट हो गया कि मैं एक बड़ा सर्कल हो गया, हाँ, जिसमें आपको अपने लक्ष्य को, आपके शॉर्ट टर्म्स गोल हैं, छोटे छोटे गोल्स तो हैं। विजन बड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो विजन क्या होना चाहिए, मैं ये चीज़ें सिखाता हूँ। कोई भी इंसान आँख मीच के मूंद के ऐसे ही विजन ना बना लिया जाए। ओके। विजन बनाने के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। देखो ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, ठीक है, इसके अंदर एक साइंस है। ओके, साइंस है ना यूनिवर्स के अंदर, वो जो भी नेचर का जो नियम है वो हमने साइंस के थ्रू समझा है। साइंस ने ही हमें वो क्षमता दी है कि हम उसे समझ पाए हैं कि नेचर कैसे काम करता है। राइट, ठीक है, तो हमारा विजन ही उस हिसाब से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले तो हमें ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट को हम नुकसान ना पहुंचाएं। ओके, ठीक है, हमें ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए, ठीक है, ऐसा काम करना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट का कोई नुकसान ना हो, हमारे समाज का कोई नुकसान ना हो, ठीक है, हमारे आसपास के लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ओके, और हम जो भी लक्ष्य बनाएं, जो भी काम करें, उससे लोगों को फायदा मिले। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग उससे बेनिफिट उठा पाए, पीपल्स वेलफेयर। ऐसा ना हो कि आपने कोई देखो करने को तो बहुत सारे काम हैं, ठीक है, लेकिन वो इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा नहीं देते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है ना, ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ। तो उसमें आपके सामने ये सारी चीजें होनी चाहिए कि हमें एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हुए चलना है, हमें समाज को भी प्रोटेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है, हमें इकोनॉमी को भी प्रोटेक्ट करते हुए चलना है, और अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, अपने सब आसपास के लोगों को ऐसे करके चलना है कि सबको कोई नुकसान ना हो, फायदा मिले। तो ऐसा काम हमें करना चाहिए। देखो विजन ये होना चाहिए, उस विजन के साथ आप कोई भी काम करें, हर काम अच्छा है उस तरह का जो लोगों को फायदा देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कहा जाता है भाई मोबाइल भाई बेकार चीज़ है, अगर ये कोई बोलने लगे तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मोबाइल ना ही बेकार है ना ही अच्छा है। राइट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि हम इसे यूज कैसे करें। एग्जैक्टली, डिपेंड्स ऑन एंड यूजर। हम अपनी आसपास की चीज़ों को, या जो भी मशीनें हैं, या कोई भी वस्तु है, या कोई भी थॉट है, उसको हम अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए बनाते हैं या उसे नुकसान के लिए बनाते हैं। राइट, ये हम पे डिपेंड करता है कि इन चीज़ों को यूज कैसे करें। देखो मोबाइल हम बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, उससे हम इतने फायदे ले सकते हैं अगर हम तरीके से यूज करें। बिल्कुल, जैसे हमें करना चाहिए, कम यूज करें, काम की चीज़ करें, इससे देखें, फालतू की चीज़ों में ना लगें और इसका फायदा उठाएं। जैसे हम सोते वक्त मोबाइल को अपने पास रख लेते हैं, इसको दूसरे रूम में रखें आप, तब सोएं तो इसके रेडिएशन से आप बचोगे। तो इसका फायदा है अगर आप इसे अच्छे से यूज करोगे। अब देखो आप इसे अच्छे से यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर अच्छे से यूज कर रहे हो, इसके थ्रू आप सारे काम कर रहे हो, लेकिन रात में अपने पास रख के सो रहे हो, तो गलत यूज कर लिया, नहीं कर लिया? बिल्कुल गलत यूज है ये। तो इसका अच्छा यूज तभी होगा जब 100% आप अच्छा ही यूज करोगे। इसको दूर रख के सो आप,
पॉडकास्ट देखो आकर के ठीक है, रात में फोन रखो पास में लेकिन पॉडकास्ट देखो, हाँ, नॉलेज गेन करो, देखने के बाद में दूर रख के सही बिल्कुल। तो जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप लंबे समय तक जिएंगे और हमारे पॉडकास्ट आप लंबे समय तक देख पाएंगे। एब्सोल्युटली। तो हेल्थ अच्छी रहेगी तो देखो सारे काम कर पाते हैं। तो मुझे लगता है अपनी लोगों को हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ध्यान में रखनी चाहिए, सोशल कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर इंसान की इंडिविजुअली सबकी है, वो उसको निभानी ही निभानी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको समाज में जाके बाहर निकल के धरना प्रदर्शन करना है, ये करना नहीं, आप अपने घर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, हर पॉजिटिव चेंज घर से ही शुरू होता है, पॉजिटिव चेंज घर से शुरू होता है। बहुत अच्छा तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इंक्लूसिव ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए अपनी आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, एक विजन बनाएं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और फिर आप आगे बढ़ते जाएं, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेट्स मूव टू अनदर सेगमेंट। जैसे हम लोग गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं, गोल सेटिंग करने के बाद जनरली क्या होता है ना, मान लिया मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, गोल तो सेट हो गया, लेकिन उस गोल तक रीच करने में जो एक कंसिस्टेंट मोटिवेशन की नीड होती है कि डेली आप फोकस कर रहे हो कि नहीं, आकर के अपने जो डेली मिनिमम टारगेट्स उसको अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जनरली लोग गोल सेट कर लेते हैं, डिसाइड तो कर ही लेते हैं। दो लोग हैं, एक तो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना है, दूसरे लोग हैं जो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो भी बनना है, लेकिन सेट होने के बावजूद भी उस टारगेट तक रीच नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है और कैसे रीजन है? हाँ, और ये बड़ा भी है, देखा जाए तो बहुत छोटा भी है। अगर लोग समझ लें तो समझ में आ जाए तो चीज़ें आसान है, ना समझ में आए तो वो बवाल है बहुत बड़ा। प्लीज टेल। क्योंकि वो समझ में ही नहीं आ रहा तो वो फिर कुछ भी नहीं हो सकता उसमें। तो होता क्या है कि जब आप कुछ भी करने के लिए निकलते हैं, मैंने एक गोल सेट कर लिया, आपने गोल सेट कर लिया, हाँ, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ पे रीच करना है, इसके बीच जाते में जो पूरा टाइम लगता है, हाँ, उसके पीछे क्या रीजन? देखो कई सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। हाँ, एक तो हो गया कि चलो ठीक है भाई, बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है और वो आईएएस का उसने डिसीजन लिया कि मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, पढ़ने में भी होशियार है वो, और वो करने के लिए निकल गया, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाया, ये आप कह रहे हैं। एक कंडीशन ये है, एक होता है कि भाई पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन आईएएस का सपना बना लिया उसने और वो करने के लिए निकल भी गया। ओके, तो एक सिनेरियो ये भी ठीक है, फिर वो भी नहीं कर पाया। दो कंडीशन आ गई। फाइन। दूसरी कंडीशन आ गई भाई, एवरेज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है पढ़ने में, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, उसे लगता है कि ठीक है मेहनत करूंगा तो मैं हो जाएगा, वो भी आया, हाँ, तो वो भी करने लगे लेकिन नहीं कर पाए। तो जो कर पाए वो कैसे कर पाए, जो नहीं कर पाए क्यों नहीं कर पाए? जनरली लेट मी बात करने वाला हूँ, दूसरे तरीके से मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ, दूसरे पर्सपेक्टिव में। व्हाई पीपल फेल टू अचीव देयर गोल? हाँ, फेल नहीं होता। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, सबके बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होता है। देखो हम किसी के लिए कुछ दो चार रीजन अगर मैं जनरली बोल दूं कि इसलिए लोग फेल होते हैं, तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, सब पर, है ना? तो हर इंसान एक वजह से फेल नहीं होता, अलग अलग सबके अलग अलग रीजन होते हैं। तो एक जनरल वजह भी होती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जनरल वजह जो होती है, जो रीजन होता है फेल होने का, वो ये होता है कि आपका जो लक्ष्य है, आपने जो बना लिया, या तो किसी को देख के बना लिया, आपका मन था नहीं, बस आपने किसी को देख के मुझे भी करना है, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूं, सरकारी नौकरी लगानी है इसलिए करना है। अब आपका बस सरकारी नौकरी चाहिए इसलिए करना है, वैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं है मान लीजिए, तो एक ये रीजन हो गया कि आपने लक्ष्य बिना सोचे समझे बना लिया, बेसिकली आपका वाई। दूसरा, आप तैयारी करने लगे लेकिन वहाँ पे आपने सही से अपना डिसिप्लिन नहीं बनाया। जैसे कि आपने क्या किया, जब आईएएस की तैयारी करने बच्चे जाते हैं, मैंने देखता हूँ, मैं ये चीज़ बताना भी चाहता हूँ, थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा टाइम दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज बताइए। कि जब बच्चे जाते हैं तो होता क्या है, वो ये सुनते हैं कि यार आईएएस पढ़ने वाला बच्चा जो है ना 18 घंटे पढ़ाई करता है, और जब तक आप 18 घंटा नहीं पढ़ोगे तो आप आईएएस नहीं बन पाओगे। ये इतना बड़ा भ्रम है, और बच्चों की इतनी बुरी स्थिति ये कर देता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि वो वाकई में आप जो पूछ रहे हैं ना फेल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है इस वाली लाइन में, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मैं बोलूँगा आईएएस की, यूपीएससी की, आईएएस एंड स्टेट पीसीएस वगैरह सब आ गए, पीसीएस। हाँ, तो और में भी होता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा है। वो इसीलिए होता है, ठीक है, जिससे कि वो अपना डिसिप्लिन नहीं बना पाते हैं और 18 घंटे सो नहीं पा रहे हैं, नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे लगे हुए हैं पढ़ाई में जैसे कि बस वो एक साल में आईएएस बन के निकल जाएंगे,
और वो बन के और रेडी हो जाएंगे जी बस। एक बहुत ही ब्रूटल लैंग्वेज में, ब्रूटल हो सकता है, इट माइट साउंड ब्रूटल, अ काइंड ऑफ गधा मजदूरी करना, कि लगे हैं 18 घंटे, लेकिन वही हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको पढ़ने का टाइम टेबल निर्धारित करना पड़ेगा, उस बीच में पढ़ने के बीच में आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। किस चीज़ का? थोड़ा सा आपको खेलने का, थोड़ा सा घूमने का, थोड़ा मेडिटेशन का, ठीक है, इसमें से कुछ भी, सभी चीजें नहीं, वरना तो आपको फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। जो पर्सन को कोई एक चीज जिसमें आप थोड़ा सा एक्टिविटी कर सकें अपने हेल्थ को लेके, ठीक है, उसमें आपको बीच में टाइम निकालना है। राइट। और मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं बीच में भी आप थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा टहलिए, घूमिए, उस हिसाब से पढ़िए, और अपना शेड्यूल इस तरह से बनाइए कि आप कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। अच्छा, पर इफेक्टिव स्टडी करो आप। बहुत ज्यादा ना पढ़ें आप, समझ रहे हैं आप, थोड़ा पढ़ें लेकिन इफेक्टिवली पढ़ें। और उसको इस तरह से पढ़ें कि अगर आप पढ़ ही रहे हैं ना तो फिर उसको पढ़ें आप बैठ के कंसंट्रेशन के साथ। ये नहीं है कि आप पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं और आपका दिमाग कहाँ लगा हुआ है, अरे यार अभी तो ये भी पढ़ना है, अरे ये भी पढ़ना है। अभी प्रिया क्या कर रही होगी, अभी प्रिया क्या कर रही होगी, हाँ प्रिया क्या कर रही होगी, या फिर वो क्या कर रहा होगा, टेक्स्ट तो नहीं आया उसका। अब आपका मन हो रहा है हिस्ट्री पढ़ने का, अरे यार मेरे बगल रूम वाला तो यार वो ज्योग्राफी पढ़ रहा है, मैं भी ज्योग्राफी पढ़ लूँ। आपका जो मन हो रहा है आप उसको पढ़ें और शेड्यूल बना के पढ़ें, ठीक है, और फोकस्ड होके पढ़ें। फोकस्ड कब हो पाएंगे? अब अगर आप दिमाग से सोचेंगे नहीं मुझे फोकस्ड होना, आप नहीं हो पाएंगे। आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत टाइम से उठना, सुबह उठने के बाद थोड़ा मेडिटेशन करो, एक गिलास पानी पियो, उसके बाद में आप फ्रेश हो, ठीक है, नाश्ता अच्छा करो, हेल्दी। ये नहीं है कि आप सुबह उठते उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो आपको खाना भी अच्छा रखना पड़ेगा। राइट। उसमें क्या होता है, जैसे खाने में दलिया हो गया, ओट्स हो गए, कुछ फ्रूट ले लिया आपने, ठीक है, इस तरह से आप अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाइए। फिर दिन में पानी ज्यादा पी लिया, फ्रूट्स खाइए आप, डब्बा बंद चीजें ना खाएं आप, कुछ भी। तो देखो फेलियर जो होता है इसीलिए होता है, जब आप अच्छा नहीं खाएंगे तो आपको क्या होगा, नींद ज्यादा आएगी, आलस आएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ एक ही कॉज नहीं है कि आप ये सोचे नहीं यार मुझे तो पढ़ना है और बस मैं पढ़ूंगा और मुझे सक्सेसफुल होना, 18 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन इसके लिए करना क्या है ये भी जानना जरूरी है। इस चीज पे तो फोकस ही नहीं है कि मुझे खाना क्या है, पीना क्या है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, जो कि बहुत जरूरी है। जो भी सफल होता है, जो हो चुका है, आप उसका इंटरव्यू करो जाके, उनसे आप पूछो, वो बताएंगे उन्होंने डिसिप्लिन होके ही पढ़ाई की थी। आई डू बिलीव ना कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस होता है। प्रोसेस को अगर समझ जाए ना, लाइक व्हाई वी आर लेकिंग एज अ कंट्री, हम लोग जुगाड़ के पीछे भागते हैं, बस आज काम चला लेते हैं, बाद में देखेंगे। जुगाड़ से मुखर्जी नगर में ज्यादातर तैयारी होती है दिल्ली में, मुझे पता है। और इवन तैयारी के टाइम पे होता क्या है कि नोट्स वगैरह बच्चे ढूंढते हैं कि हमें नोट्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए, बने बने नोट्स मिल जाए। उससे नहीं होता है, आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी होती है, खुद के नोट्स बनाने होते हैं और उसको समझते हुए बनाने होते हैं। क्योंकि जब आप IAS का एग्जाम दोगे, UPSC का प्री दोगे, फिर आप मेंस भी दोगे, इंटरव्यू भी दोगे आप, तो वहाँ पे आपको अपने दिमाग से करना है सारा काम, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप उसको समझ के करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप उसके अंदर जा पाएंगे, उस पढ़ाई को अच्छे से समझ पाएंगे, डीपली समझ पाएंगे, और उसके हर डायमेंशन को आप समझ रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई में इंक्लूड कर पाएंगे, इंक्लूड करेंगे। जैसे मान लीजिए IAS में जब क्वेश्चन आता है, होता क्या है, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया, ठीक है, तो उसमें जो है ना मिक्स होगा, थोड़ा हिस्ट्री मिक्स होगा, थोड़ा इकोनॉमी मिक्स होगा, एनवायरनमेंट होगा, तो आपको इंक्लूसिव आंसर देना है। आपको कुछ रटाया आंसर नहीं दे सकते, लाइक स्कूल नहीं है, राइट, स्कूल का क्वेश्चन नहीं है कि ज्योग्राफी का चैप्टर 1 से आया तो उसी से क्वेश्चन आएगा। ये एवरीथिंग इज लिंक्ड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। मिक्स होके क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको फिर उसको बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में, जैसे मान लो होगा 150 वर्ड्स में दो, 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, उसमें आपको सारा आंसर दो। यू हैव टू बी टू द पॉइंट, होके आपको कॉम्प्रिहेंसिव, क्रिस्प, ऐसा बहुत ज्यादा। तो उसको आपको समझना है कैसे करना है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। आई एम फीलिंग लाइक आई एम इंटरव्यूइंग, आई एम हैविंग पॉडकास्ट विद सम UPSC एस्पिरेंट, इस पे हम बात कर रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स, और आपको कुछ ऐड करना है इसमें? हाँ, तो यही है स्टूडेंट्स के लिए जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन के साथ काम करें, बहकावे में ना आए, दुनिया भर की वीडियोस देख के कि भैया 18 घंटे जब तक नहीं पढ़ोगे, पता ना, जब तक आप अपनी रात की नींद खराब नहीं करोगे, जब तक आप जागोगे नहीं पूरी रात, मेहनत नहीं करोगे, तब तक आप सफल नहीं होगे। बहुत ही ये मुझे लगता है बहुत गलत है। देखिए, हो सकता है कुछ लोग अभी बोल सकते हैं यार हम तो पूरी रात जग के पढ़ाई की और हम सफल भी हो गए, आपके कमेंट्स भी आ सकते हैं वीडियोज में, लेकिन ऐसे लोग कुछ होंगे, कम होंगे, ठीक है, राइट।
अगर आप मान लो पूरी रात जग के पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो और आप सफल हो गए, लेकिन आपकी हेल्थ खराब हो गई, उस सफलता का कोई मतलब है? एक्चुअली कोई मतलब है? इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर यार, डेवलपमेंट। तो अपनी हेल्थ को सही रखते हुए यार सफल होइए, ठीक है, उसमें मैनेज करिए। हाँ, 8 घंटे सोना होता है तो कम से कम 6 घंटे तो सोइए, लेकिन सोना जरूरी है। आपकी हेल्थ तभी अच्छी होगी, आपका माइंड शार्प तभी बनेगा, अदरवाइज तो आप पीछे रह जाएंगे। और पीछे ऐसे रह जाएंगे कि आप सफल हो गए, मान लीजिए बहुत सारा पैसा कमा लिया, कोई आपने पद प्रतिष्ठा हासिल कर ली, लेकिन आपका हेल्थ डाउन हो गया, तो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे अपनी सफलता को। हाँ, वो चीज़ें हैं, तो आपको उस तरह से मैनेज करके चलना पड़ेगा, जिससे कि आप आगे चल के जो सफलता आप पाना चाहते हैं, आप पा भी रहे हैं, पा चुके, तो उसको आप एंजॉय भी कर पाएँ, उस पर आप काम भी कर पाएँ और समाज के लिए कुछ टाइम भी दे पाएँ। एब्सोल्युटली। बाय द वे, तो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काम करना है, एब्सोल्युटली, एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के काम करना है, समाज को ध्यान में रख के काम करना है, जरूर सफलता मिलेगी और आप उसको एंजॉय भी करें। योर टॉक्स आर सो इंक्लूसिव। आप मतलब मैं इंक्लूसिव ग्रोथ की बात ज़्यादा करता हूँ, एग्जैक्टली मैं देख पा रहा हूँ। मेरी बात समझिए आप, अगर मान लीजिए आप किसी सेलिब्रिटी का नाम लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, लेट्स टेक द नेम ऑफ बिग बी, अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं, शाहरुख खान का नाम ले लेते हैं, है ना, तो किंग बहुत खान बड़े अभिनेता हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। तो अब मान लीजिए भाई बहुत सफल हो गए, वो तो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, वैसे हम देख रहे हैं कि बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, फिल्में भी करी हैं बहुत बड़ी, राइट, तो डिसिप्लिन के साथ में ही उन्होंने काम किया है। अगर वो रात भर जागे होंगे तो फिर आगे चल के वो पूरे दिन अपने उन्होंने मैनेज किया होगा नींद को, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस तरह से मैनेज करके अपने आपको आगे बढ़ाया होगा। तो आप सेलिब्रिटी बन गए, लेकिन आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, तो आप बताइए, आप शूटिंग पे जा पाएंगे? आप काम कर पाएंगे? आप फिल्में बना पाएंगे? नहीं। तो आपको अपनी हेल्थ पे तो पहले ध्यान देना ही देना है ना। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप हेल्थ पे ध्यान रखिए, अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान रखिए, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो हेल्थ अच्छी रहेगी, समझो आप। सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये वो चलता रहता है कि हाँ भाई ठीक है, हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, एक स्लोगन बस आप स्लोगन चलता रहता है, ऐसा नहीं है। ये आपके अपने फायदे के लिए, पेड़ बचेंगे, नदियाँ बचेंगी, मिट्टी बचेगी, समझ रहे हैं आप? मिट्टी कैसे बचेगी? हमने सब कंक्रीट फैला दिया है, मिट्टी खत्म हो गई है, अर्बनाइजेशन जैसे हो रहा है। मिट्टी, जब हम मिट्टी में चलते हैं तो होता क्या है, हमारी मिट्टी से जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है ना, वो हमारी बीमारियों को खींचता है। मिट्टी हमारे बॉडी से बीमारियों को ख़त्म करता है, ठीक है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाता है, एक अलग ही एनर्जी हमारे बॉडी में आती है और हमारी बॉडी हेल्दी होती है, ठीक है। तो जब हम मिट्टी में चलते हैं, ज़्यादातर टाइम बिताते हैं, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो अब बचे ही नहीं है, पार्कों के अलावा जगह ही नहीं बची है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने प्रकृति नेचर से कनेक्टेड रहें, नेचर फर्स्ट। राइट, जैसे मोटिवेशन के फील्ड पर है, तो दिस वाज द फर्स्ट जो भी आप काम कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लिटरली वांटेड टू टॉक टू यू मोर, लेकिन अभी मुझे एक और पॉडकास्ट शूट करना है। अगर फ्यूचर में पॉसिबल हो पाए तो विल डेफिनेटली लाइक टू फीचर यू वंस अगेन ऑन द ओपन टॉक्स। एक्चुअली यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। जो आपने सवाल किए, उन सवालों से जो हमारी बातचीत हुई, हमने अनुभव शेयर किए, उससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत खुश हूँ मैं कि आप इस तरह से अपने पॉडकास्ट बनाते रहिए, इस तरह के गेस्ट आप बुलाते रहिए, जो लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ, अपने साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। जुड़ें कैसे मुझसे? वो यूट्यूब के ज़रिए जुड़ सकते हैं और चैनल्स मैंने बनाए हुए हैं, अभी मैंने उन पे वीडियोस डालना शुरू किया है और उस पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, हम सोशल वर्किंग करते हैं कुछ NGOs के साथ में मिलके, ठीक है। तो वो एक नेटवर्क है जिसमें हम काम करते हैं, तो उसमें लोग हमसे जुड़ते हैं और एक सोशल कॉज पे हम काम करते हैं, एनवायरनमेंट को लेके। या दैट्स वाई। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना भूलें। तो दोस्तों, आप भी ना भूलें और आप भी कोई ना कोई अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाइए, उस पर काम करिए। कोई भी एक चुन लीजिए कि आपको प्लांट्स लगाने हैं, आपको जल संरक्षण करना है, आपको अपनी नदियों को साफ़ रखना है, ठीक है, आपका आसपास के एनवायरनमेंट को साफ़ रखना है, अपने घरों में पौधे लगाइए आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप प्रकृति के साथ में रहें, आसपास रहें। तो ये मेरा संदेश है। और आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखिए वो चीज़ जो वाकई में आपको आगे बढ़ाएं, आगे लेके जाएं और इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। सीखना सिर्फ काफ़ी नहीं है,
उसको बाद में इम्प्लीमेंट करिए। तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। Stay tuned with the open talks और भाई के भी चैनल। With this, we have actually come to the end of this podcast. I hope you must have enjoyed it. I'll see you very soon. Thank you so much. थैंक यू सो मच अंकित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।